हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ भी, बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक टर्म्स को। तो सबसे पहले तो आइडिया डाल दो, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, स्पेशली आईटी और नीट, अच्छे खासे क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक बेसिक चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग जो इस चैप्टर के अंदर सीखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ में। ठीक है, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनका पीएच किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, पीओएच किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, पी के डब्ल्यू क्या होता है, जिसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू को बोलते हैं उसकी पावर। ठीक है, ये सब क्या होता है, के क्या होता है, के बी क्या होता है। ठीक है, सब चीज़ें, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट एनालिसिस, इस सब चीज़ें हम लोग जो इस चैप्टर के अंदर जो है जानेंगे। ठीक है, मतलब आयंस के बीच में किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, उनकी बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, आयंस के बीच में जैसे कोई एसिड है तो H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, तो आयंस में किस तरीके से इक्विलिब्रियम काम करता है, उस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे बेटा। कौन से चैप्टर के अंदर पे, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम के जस्ट बाद जो चैप्टर आता है वही होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के जस्ट बाद हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, लेकिन अपन लोगों ने पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ा, फिर अब अपन लोग जो आयनिक इक्विलिब्रियम पे आएंगे। अब इसका आप लोगों को एक बहुत एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। क्या एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन में अपन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। ठीक है, एंड फैक्टर के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर ली है। तो वहां से एक चीज़ हमने सीखी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, एक तो एंड फैक्टर सीखा, और उस पर एक चीज़ होती है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, जिसमें एंड फैक्टर का भी कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का जो यूज़ होगा ना, वो बहुत तगड़े तरीके से इस चैप्टर पे होता है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ आपने पढ़ के आए हैं तो बहुत मजा आएगा आपको चैप्टर में। ठीक है, इसलिए मैंने रिडॉक्स सेक्शन को पहले करवाया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक्स, ठीक है, बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक्स चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कौन जानता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, देखो जितने भी सब्सटेंस है अपने पास केमिस्ट्री में, ठीक है, सब्सटेंस जितने भी है अपने पास, सब्सटेंस केमिस्ट्री के अंदर, उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अपन लोग। क्या, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। दूसरा क्या हो गया जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं, उसको हम कह रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, दूसरा आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनको पानी पर डालने पर आयनाइजेशन होता है, या वो सब्सटेंस जिनको पानी पर डालने पर वो आयोनाइज कर जाते हैं। आयोनाइज इन द सेंस डिसोसिएट कर जाते हैं। जैसे आपने क्या करा, NaCl को पानी में डाला, तो ये क्या करेगा, आयोनाइज, आयोनाइज मतलब आयंस दे देगा अपने। ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव, H एक तो हो गया Na पॉजिटिव, दूसरा आपको Cl नेगेटिव दे दिया। ठीक है, ये आयनाइज हो गया। ठीक है, डिसोसिएट हो गया, एक दूसरे से टूट गया। ठीक है, टूट जाना। ठीक है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन, आयंस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब होता है आयंस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, वो चीजें जो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, आयंस में टूट जाती हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। आपने HCl को पानी पर डाल दिया, टूट जाएगा H पॉजिटिव, साथ में Cl नेगेटिव है। आपने NaOH को पानी पर डालने, टूट जाएगा Na पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव है। तो दैट ऑल आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे सब्सटेंस जो है क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इसके उल्टा, इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, वो सब्सटेंस जिनको पानी पर डालने पर कुछ नहीं होता है, वो वैसे की वैसे ही बैठे रहते हैं, फंसे रहते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस कहलाते हैं अपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने क्या करा, ग्लूकोज डाल दिया है, या कोई भी दूसरा कार्बोहाइड्रेट डाल दिया है, या एग्जांपल के तौर पर आपने यूरिया डाल दिया है, तो ये सब आयनाइज नहीं करेंगे। जैसे यूरिया आपने ले लिया, यूरिया जैसे एग्जांपल के तौर पर CO, या पूरा लिखता हूँ यहाँ पर मैं आपको, NH2CO, इसमें कुछ नहीं होने वाला। आपने ग्लूकोज ले लिया, C6H12O, कुछ टूटने को है ही नहीं, तो क्या टूटेगा, तो टूटते नहीं है। ठीक है, ये वैसे की वैसे ही जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, सब्सटेंस विच आयोनाइजेस, ठीक है, एंड फर्निश द कैटायन एंड एनायन इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पानी पर डालने पर जो टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी पर डालने पर टूटे नहीं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आपने क्या करा, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस लिया, उसको पानी में डाल दिया, अगर वो आयंस दे देता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस नहीं देगा दैट इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आती है। ठीक है, अब देखो टूट रहा है, अच्छी बात है, वो इलेक्ट्रोलाइट कहला रहा है। ठीक है, लेकिन जो टूट रहा है ना, वो जरूरी नहीं है कि पूरा टूट रहा,
ठीक है, 10% टूट सकता है, 20% टूट सकता है, 50%, 70%, इवन 100% भी टूट सकता है। ठीक है, तो इस बात के बिहाफ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोगों ने बात करी सब्सटेंस दो प्रकार के हो गए, क्या, एक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो ये वो सब्सटेंस है जो ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है, जो आयनाइज कर रहा है, जो आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, ये वो सब्सटेंस जिसका आयनाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो टूट रहा है अच्छी बात है, लेकिन कितना टूट रहा है ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो वो सब्सटेंस जो पूरी तरह से टूट जाते हैं, यानी 100% आयनाइजेशन हो जाता है, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अपन लोग शॉर्ट में लिखा करेंगे SE, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और वो सब्सटेंस जो टूटते तो हैं, लेकिन उनका जो आयनाइजेशन होता है, उनका जो डिसोसिएशन होता है पानी पर डालने पर, वो लेस देन 100% होता है। ठीक है, यानी अगर वो टूट तो रहे अच्छी बात है, लेकिन कम टूट रहे हैं। कितने कितने भी टूट सकते हैं, 20%, 10%, 30%, 40%, 50%, 70%, इवन 90% भी। ठीक है, लेकिन 100% अगर नहीं है तो अपन कहेंगे क्या है वो है अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अपन अब शॉर्ट में WE से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास दो सब्सटेंस हो गए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे हो गए अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये भी दो प्रकार के हो गए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा, एक टर्म आती है दैट इज नोन एज अल्फा, जिसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, ये क्या होती है, देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है। मान लो 70% डिसोसिएशन हो रहा है, तो अपन कहेंगे जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, 0.7 है। ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 to 1 हो सकती है। मैं कह रहा हूँ ना फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अगर मान लो 80% का डिसोसिएशन हो रहा है, 90% का डिसोसिएशन हो रहा है, अगर मान लो 100% का डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 निकल जाएगी। अगर मैं कह रहा हूँ 10% डिसोसिएशन कर रहा है, तो ये 0.1 निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं कर रहा हूँ 50% डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये 0.5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना किस तरीके से काम कर रहा है ये। ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अगर 0% डिसोसिएशन है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू भी 0 होगी, तो अल्फा की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 0 हो जाती है। तो इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका यूज ही नहीं होने वाला कुछ। ठीक है, इसलिए अल्फा का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं निकलता, कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, क्या काम का अपने अल्फा 0 ही है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, ठीक है, तो ये 100% आयनाइज होते हैं। ठीक है, 100% आयनाइज होते हैं, तो अल्फा की वैल्यू इसके लिए कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी। ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना 100% आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए भी इसकी कोई खास अहमियत नहीं है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो फिर क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा का दोनों को सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, मतलब काम का नहीं है, हमें उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला अल्फा। ना अल्फा की चीज़ हमें यहाँ काम की मिल रही है, और ना अल्फा की वैल्यू अपन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए काम की, क्योंकि यहाँ 1 है, क्या बताऊँ उसमें उसके अलावा, यहाँ 0 है, क्या बताऊँ मैं इसके अलावा। यहाँ पर काम की अल्फा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.1, 0.2, 0.15, कुछ भी है ना। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 1 से छोटी होगी और अल्फा 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो अल्फा का जो सिग्निफिकेंस, जो मीनिंग निकलता है, वो सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में निकलता है, इसमें 1 होती है, इसमें 0 होती है। बात समझ में आती है अल्फा के बारे में। ठीक है, तो अल्फा इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज डिसोसिएशन पूछूं कितना डिसोसिएट करता है, तो ये तो मालूम है ना 100%, तभी तो अल्फा बनता है। इसका कितना होता है परसेंट डिसोसिएशन, 0। इसका कितना होता है बड़ा परसेंटेज डिसोसिएशन, ऑब्वियसली बात है 100 से क्या होगा, कम होगा, 100 से कम होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0% से ज्यादा होगा और 100% से कम होगा परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, कुछ बेसिक बातें अपन लोगों ने करी इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, अच्छा, इसके पहले वाला चैप्टर था, पहले वाला जिसमें अपन ने डिस्कस करा था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, उसमें अपन लोगों ने डिस्कस करा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अगर मान लो इसका आयोनाइजेशन होता है, तो कैसे आयोनाइजेशन होगा, रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली। देखो ऑब्वियसली बात है 100% डिसोसिएट कर रहा है, तो अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लो HCl, अभी क्यों है अभी बताऊंगा, अभी मान लो है, तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये जो अनआयोनाइज्ड स्पीशीज है और जो आयोनाइज्ड स्पीशीज है, सिर्फ ये बचेगी, ये खत्म हो जाएगी। मतलब ये पूरी तरीके से, क्योंकि पूरी तरीके से खत्म हो गया, ये अब 0 हो गया। अब जो कुछ है वो सिर्फ यही है, सिर्फ यही 100% यही बना। ठीक है, शुरू में ये अपने पास 100% था, जैसे आपने पानी पर डाला, शुरू में ये 0 था, जैसे आपने पानी पर डाला ये 0 हो गया और ये 100% हो गया, ये प्रोडक्ट जो है 100% हो गया। ठीक है, बात समझ में आती है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसका मतलब अनआयोनाइज्ड स्पीशीज और आयोनाइज्ड स्पीशीज साथ में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि जो इसका जो आयनाइजेशन है वो कैसा है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। इसमें अगर मैं वही चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ऑब्वियस बात है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात कर रहे थे वीक एसिड के बारे में, जो कि क्या है अपना एसिडिक एसिड, ठीक है। ये आयनाइज होगा तो किस तरीके से होगा, CH3CO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये अगर मान लो शुरू में जीरो, ऑब्वियसली बात है शुरू में तो यही था, ये तो बनेंगे नहीं, ये जीरो रहेंगे प्रोडक्ट। अनआयोनाइज स्पीशीज जो 100% और आयोनाइज स्पीशीज जो है वो 0% होगी, टी बराबर 0 पर, ठीक है। अब टी बराबर कुछ कुछ आएगा, टी बराबर टी मतलब कुछ समय आया अपने पास, ठीक है, या कुछ भी ले लो, तो यहाँ पर तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो उस समय भी इसका कुछ ना कुछ अमाउंट एग्जिस्ट करेगा और इसका भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लो 70% का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो ये आपके पास मान लो शुरू में मान लो 10 मोल थे, सपोज करो 10 मोल थे, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ 70% का डिसोसिएशन कर रहा है, मतलब 70% आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 70% तो आयनाइज हो जाएंगे। तो अब बचेंगे कितने, ये 3 मोल्स अभी भी एग्जिस्ट करेंगे, ये 3 मोल्स अभी भी एग्जिस्ट करेंगे। और चूंकि 70 ये आयनाइज हुआ है, ये एक इसके एक को देगा, ये एक इसके एक को देगा, तो उसमें से 70% जा रहा है, मतलब 7 मोल जा रहा है, तो ये भी 7 मोल बन जाएगा और ये भी 7 मोल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये चीज भी एग्जिस्ट कर रही है एट अ सेम टाइम और ये चीज भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अनआयोनाइज स्पीशीज जो कि ये थी और आयोनाइज स्पीशीज जो कि ये थी, वो दोनों साथ में एट अ सेम टाइम दोनों चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती है। मतलब आयोनाइज स्पीशीज और अनआयोनाइज स्पीशीज जो है वो एट अ सेम टाइम, है ना, एग्जिस्ट करती हैं। तो उसी को तो हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, उसी को तो हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये जो इसका आयनाइजेशन होता है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। इसका जो आयनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। इसका तो आयोनाइजेशन ही नहीं होता, तो कहाँ की रिवर्सिबल और कहाँ की इरिवर्सिबल, यहाँ की तो कुछ टूटता ही नहीं, कुछ उखड़ता ही नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका तो कुछ होता ही नहीं, उखड़ता ही नहीं है, तो ऐसी कैसी रहता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल आयोनाइजेशन और इसका इरिवर्सिबल आयोनाइजेशन, इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा और यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा, नो इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पर अपन लोग, ठीक है। बात समझ में आती है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आती है, कैसे पता करें कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैसे पता करें जो कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट और कैसे पता करें जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसको तो पता करना बड़ा आसान है, इनको भी बड़ा आसान है। कैसे, देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे ना और जितने भी सॉल्ट्स होंगे ना, वो सारे की सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आएंगे, मतलब सारे के सारे पानी पर डालने पर 100% आयनाइज हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। यहाँ पे कौन आएगा, इनके अलावा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड को छोड़ दो तो क्या बचेगा, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़ दो तो क्या बचेगा, वीक बेस, और सॉल्ट आपने सारे कवर कर लिए तो सॉल्ट तो आएंगे ही नहीं। इसका मतलब वीक एसिड और वीक बेस का जो आयनाइजेशन होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे, वीक एसिड और वीक बेस जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। यहाँ कौन बचा, देखो इन दोनों ही कैटेगरी में यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, मतलब सारे एसिड खत्म हो गए, सारे एसिड इन कैटेगरी में आ गए, इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, मतलब सारे बेस भी आ गए यहाँ पर, और सॉल्ट तो यहाँ सारे के सारे आ ही गए थे। इसका मतलब एसिड बेस और सॉल्ट सब यहाँ खत्म हो गए। अब अपने पास सॉल्ट एसिड और बेस यहाँ रख ही नहीं सकते। इसका मतलब वो सारे सब्सटेंस जो इनको छोड़ के होंगे, मतलब ऑल सब्सटेंस अदर देन दी एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, या एक्सेप्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। जैसे अगर मैंने बोला ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज एसिड था, नहीं। क्या बेस था, नहीं। क्या सॉल्ट था, नहीं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने कहा यूरिया, क्या ये आपका एसिड है, नहीं। क्या ये बेस है, नहीं। क्या ये सॉल्ट है, नहीं। क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कुछ भी उठा लो, जो दिमाग में आए सब उठा लो, यहाँ पर जो दिमाग में आए सब उठा लो। अगर वो एसिड है तो यहाँ कहीं भी आप रख सकते हो, बेस है तो आप देख लोगे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वो आप पता करके यहाँ रख दोगे, सॉल्ट है तो पता करके रख दोगे। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ भी निकल जाए, कोई भी कार्बोहाइड्रेट उठा लो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट उठा लो, दिखा कि कोई एसिड नहीं, कोई बेस नहीं, पटक देना किसमें, इनमें पटक देना, ठीक है। तो इसका सॉरी इनमें पटक देना, कोई भी अगर ऐसा सब्सटेंस जो दिखता है क्या, जो आपका एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, इसमें आएगा, ठीक है, मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। बात समझ में आती है। अब चलो ये भी समझ में आ गया कि चलो स्ट्रॉन्ग एसिड को यहाँ पटक देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस को, सॉल्ट को यहाँ पटक देंगे, और वीक एसिड और वीक बेस को यहाँ पटक देंगे, इनके अलावा जो दिखेगा सबको यहाँ पटक देंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या सॉल्ट क्या होते हैं, और दूसरे वीक एसिड किन्हें कहते हैं और वीक बेस किन्हें कहते हैं। अब इनको भी बता देता हूँ मैं एक एक करके, ठीक है।
देखो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपन लोग देख लेते हैं कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लो H2SO4 लिख लो, है ना, HClO3 लिख लो। देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो H2SO4, HCl या HBr, HI, ठीक है, HClO4, HClO3 और HNO3। ये जितने दिख रहे हैं ना, बस इतने ही आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसके अलावा जितने भी दूसरे दिखेंगे एसिड्स, सारे के सारे क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। मैंने कहा H2S, ये क्या इसमें से मैच कर रहा है, नहीं, वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी H दिख जाए वो होगा एसिड, इनमें से नहीं है तो वीक, ये दिख गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है। मैंने कहा CH3COO, क्या ये इनमें से है, नहीं, तो ये भी हो जाएगा वीक एसिड, ठीक है। हमने कहा H3PO4, H3PO3, H3PO2, क्या इनमें से है, नहीं, ठीक है। हमने कहा HClO2, हमने कहा HClO, यहाँ पे HClO3 HClO4 तो था, लेकिन ये HClO2 और HClO नहीं था। ये क्या है, सारे के सारे वीक एसिड, मतलब सारे के सारे एसिड जो इनमें से नहीं है, H2SO4 में से या HCl में से, HI में से, HBr में से, HNO3 में से, HClO4 HClO3 में से, वो सारे के सारे वीक एसिड्स होंगे, यानी एसिड्स अदर देन दिस आर नोन एज क्या, वीक एसिड्स, ठीक है, या और कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक एसिड्स, ठीक है। बात समझ में आती है, मैं अब करूँ इसे, ठीक है। आप पॉज करके सारा लिख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा इसमें 3 चीजें आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और तीसरा सॉल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर ली थी, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होती है स्ट्रॉन्ग बेस, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स, इसमें भी 2 एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, सुनो ध्यान से बताता हूँ। पहले तो इनके एलिमेंट्स लिखो, क्या होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, इसको याद रख सकते हो लीना की रब से फरियाद करके, ठीक है। इसका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसको आप याद रख सकते हो बेमक्का सर 12, ऐसे करके डायरेक्टली याद रख सकते हो इसको, तो ठीक है। ये हो जाएगा BeOH होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये OH होल ट्वाइस, ये OH होल ट्वाइस, ये भी OH होल ट्वाइस। इनकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है ना, इसलिए 2 यहाँ पे सिंगल होती है, 1 होती है, इसलिए 1, ठीक है। तो उसमें से भी ऊपर के 2 को छोड़ दो, यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को छोड़ दो। ये दोनों जो है ना, ये वीक बेस है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड ग्रुप के ऊपर के 2 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे, ठीक है, या फिर जो सेकंड ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स बन सकते हैं उनमें से बस ऊपर के 2 एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड को छोड़ देना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को छोड़ दो। उसके अलावा जितने भी बचेंगे सारे के सारे क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो मैंने कहा क्या, मैंने कहा ALOH होल थ्राइस, ठीक है, या अगर मान लो BeOH होल थ्राइस लिख दिया है, या MgOH होल थ्राइस, ये तो मैंने कहा ये तो होंगे वीक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है, वीक बेस, सॉरी, ये होंगे ही वीक बेस, आपको ध्यान रखना है। और ये तो इनके अलावा जितने भी लिखे थे वो नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, अमोनिया जो दिमाग में आ जाए सब, जो इनमें नहीं होंगे सारे के सारे वीक बेस होंगे। बात समझ में आती है। अब हम तीसरी बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होते हैं जी बेटा, तो सॉल्ट मतलब वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, आपने क्या किया, रिएक्शन करवाई NaCl की HCl के साथ, NaCl कह रहा हूँ सॉरी, आपने रिएक्शन कराई HCl की NaOH के साथ पे, तो ये आपको सॉल्ट मिल जाएगा, क्या आपको सॉल्ट मिल जाएगा NaCl, क्या मिलेगा, NaCl अलॉन्ग विद द 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सॉल्ट के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन वाला पार्ट बेसिक पार्ट से आता है और एनायन वाला जो पार्ट है वो एसिड से आता है। खैर इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स वगैरह, एनालिसिस ऑफ सॉल्ट, सब चीज़ें जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस लिखे हों कहीं, एसिड और बेस से कंपाउंड जो बनेगा वो सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। हमने कहा Al2SO4 होल थ्राइस, ये जो आ रहा होगा ना, ये आ रहा होगा ALOH होल थ्राइस, एक वीक बेस है, इससे बन रहा होगा, और ये बन रहा होगा आपका H2SO4 यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से, ठीक है। 3 होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, और ये होंगे आपके 2,
ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की जब आपस में रिएक्शन हुई थी सॉल्ट बना, और सॉल्ट जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही होंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। हमने कहा AlCl3, ये AlO छुलता इससे आ रहा होगा, ये वाला HCl से आ रहा होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आती है? ठीक है, बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कौन से वीक एसिड्स होते हैं, कौन से सॉल्ट होते हैं, और सारे के सारे जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके अलावा ऑल, हमने कहा वीक एसिड्स कौन होंगे, वीक एसिड्स ऑल एसिड्स जो यहाँ थे उनको छोड़ के। वीक बेस कौन होंगे, वो सारे बेस जो यहाँ पर नहीं लिखे थे वो, और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स के दो है ना, जो सेकंड ग्रुप के दो एलिमेंट के जो ऊपर के दो हाइड्रोक्साइड थे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो सारे वीक बेस हो जाएंगे। अब ये तो हमारी कहानी खत्म हो गई इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या, ये तो हमने बता ही रखा है ना, जितने भी होंगे सारे के सारे, जो एसिड्स भी नहीं होंगे बेस भी नहीं होंगे, सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेसिक पार्ट कवर हो गया। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। फर्स्ट लेक्चर जो अपना बेसिक पार्ट वाला था वो खत्म होता है। फिलहाल तौर पे बेटा इस वीडियो पे इतना ही। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आता लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का डाउट आए तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।